हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो सापित बस्ती पार्ट 2 में आपने सुना कि नादिया की फिर से तबीयत खराब हो जाती है और वो काफ़ी बीमार हो जाती है। उसने फिर से खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। तो उसके पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए उसके पिता नादिया के डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए अस्पताल आते हैं। अब आगे डॉक्टर साहब नादिया के पिता के पीछे पीछे चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, मगर मैंने नादिया के पिता को कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। मैंने नादिया के पिता के पीछे चलते चलते यही सोच रहा था, नादिया की माँ से मैं ज़रूर पूछूंगा कि आपने नादिया का इलाज इससे पहले कहाँ कहाँ करवाया है। थोड़ी ही देर पैदल चलने के बाद मेरा गुजर एक बस्ती की तरफ हुआ। मैंने देखा वहाँ कुछ घरों में रोशनी जल रही थी, क्योंकि यह गांव था और गांव के लोग अपने घरों में जल्दी ही चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नादिया के पिता एक जगह के सामने रुक जाते हैं। मुझे यह देखकर हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वह उस जगह पर एक बहुत बड़ी हवेली थी। नादिया के पिता ने कुछ देर पहले मुझे बताया था कि वह एक मजदूर है, मगर इस हवेली को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह हवेली एक मजदूर की हो सकती है। सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था। दरवाज़ा बहुत पुराना मालूम होता था। यह इस तरह के दरवाजे आज से 50 या 60 साल पहले ही बना करते थे, जिस पर एक एक बड़ी सी कुंडी लगी थी। नादिया के पिता ने कुंडी बजाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा किसी ने खोला। मैंने पहचान लिया, वह नादिया की माँ थी। नादिया की माँ ने मुझे देखा और मुझे अंदर की तरफ बुलाने लगी। आइए डॉक्टर साहब, आइए, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। देखिए ना, नादिया को क्या हुआ है। वह किसी से कुछ बोल ही नहीं रही। मैं नादिया की माँ के पीछे पीछे अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने हवेली के अंदर कदम रखा, मेरी हैरत की इंतहा न रही। हवेली के अंदर से बहुत ही आलीशान मालूम होती थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वह वहाँ पर नादिया के पिता मौजूद नहीं थे। मैं इधर उधर देखने लगा। नादिया की माँ मेरे इधर उधर देखने पर समझ गई। वह मुझसे कहने लगी, वो अभी आते ही होंगे, आप अंदर आइए। नादिया की माँ मुझे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई। मैंने देखा उस कमरे में एक बहुत ही बड़ी मुसहरी बिछी हुई है, जिस पर नादिया आंखें बंद कर कर लेटी हुई थी। लाइट उस वक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी हवेली पूरी तरह से रोशनी थी। मैंने देखा उस हवेली में बड़े बड़े झालर लगे हुए थे, जिस पर मोमबत्तियां जल रही थी। नादिया की माँ नादिया को बहुत ही मोहब्बत भरी निगाह से देख रही थी। फिर नादिया की माँ मुझे देखकर कहने लगी, आप ही देखिए डॉक्टर साहब, ये आंखें नहीं खोल रही। हम सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उससे कहा भी, चलो डॉक्टर साहब के यहाँ चलते हैं, मगर इसने खुद इशारा करके हमसे कहा कि डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुला लो। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। दरअसल मुझे नादिया का चेहरा देखकर ही तसल्ली हो गई थी। मैं नादिया को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकता। वो उस वक्त मुझे और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं उसमें ऐसी कौन सी कशिश थी जो मुझे उसकी ओर खींचने पे मजबूर कर रही थी। फिर मैंने नादिया की माँ से कहा, इसको उठाइए। नादिया की माँ ने नादिया को आवाज़ लगाई, नादिया उठो उठो उठो, देखो डॉक्टर साहब आए हैं। नादिया की माँ के ऐसे बोलते ही नादिया ने आंखें खोली और वह मुझे देखने लगी। मैंने देखा उसके देखने का अंदाज बड़ा अजीब था। फिर वह इत्मीनान से उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, आइए डॉक्टर साहब, मैंने ही आपको यहाँ बुलवाया था, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैंने नादिया को देखकर कहा, तुम क्लिनिक आ जाती और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
हो सकता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कमजोरी हो, इसलिए तुम नहीं आ पा रही हो। फिर नादिया ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, क्या डॉक्टर साहब के लिए कुछ लाओगी नहीं? नादिया की माँ नादिया के कहने पर नादिया को बहुत ही गौर से देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वह बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर वह चली गई। अब नादिया और मैं एक दूसरे को देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वो बोली, डॉक्टर साहब, आप अभी तक ठहरे क्यों हैं? आप भी सोच रहे होंगे, इस मरीज को देखने के लिए मैं यहाँ तक आया, मगर इसने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। ये कहकर वो हंसने लगी। मैं बैठकर उसे ही देख रहा था। उसकी बात करने का अंदाज वैसा ही था जब वो पहली बार क्लिनिक पर आई थी। बड़े ही बेतकल्लुफ़ अंदाज में उसने कहा। मुझे उसका यह अंदाज बड़ा अजीब लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब उसका यह अंदाज बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने नादिया का हाथ पकड़कर देखा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसकी नब्ज सही से चल रही थी, मगर उसका जिस्म पूरी तरह ठंडा था। मैंने नादिया से कहा, तुमने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। खाने पीने का दिल नहीं करता डॉक्टर साहब, बस कोई ऐसा इंसान चाहिए था कि जिससे अपनी बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मैं उसकी बात पर एकदम चौंक गया। फिर मैं पूछने लगा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं डॉक्टर साहब। दरअसल बात यह है, मैं खुद नहीं समझा पा रही हूँ मैं आपसे कैसे कहूँ। लेकिन बात असल में ये है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे एहसास हुआ था कि क्यों ना आपको अपने दिल की बात बताऊं और अपने दिल का बोझ को हल्का कर सकूं। तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकती हो नादिया। वैसे भी कोई बात दिल में रखनी नहीं चाहिए। दिल में रखने से जहन बीमार हो जाता है, और जब जहन बीमार हो जाता है तो पूरा हमारा शरीर जिस्म बीमार हो जाता है। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी हो, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे खुलकर बता सकती हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मेरी बात सुनकर वो मुझे शोखी भरी नज़रों से देखने लगी, मगर मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग बातें ही कर रहे थे, नादिया की माँ चाय लेकर हमारे पास आ गई। मैंने जैसे ही चाय का कप उठाना चाहा, नादिया ने अपनी माँ से कहा, मैं डॉक्टर साहब के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। नादिया की माँ नादिया को अजीब से नज़रों से देखने लगी। हालांकि उसके इस सवाल पर मैं खुद चौंक गया और नादिया की तरफ देखने लगा, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं था जिस वक्त लड़कियां इस तरह की बात सोच भी सकती हो। और नादिया की ने ये बात कह दी थी, मगर उसकी माँ ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। फिर नादिया ने कहा, आइए डॉक्टर साहब, थोड़ी दूर चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब मुझे नादिया का रवैया बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं उससे इससे पहले कुछ कहता तो उसने शायद मेरा चेहरा पढ़ लिया था। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप घबराइए मत। दरअसल मुझे घर में रहते रहते घुटन सी होने लगी है। मेरा यहाँ पर दम सा घुटने लगा है। बहुत दिन से मैं बाहर भी नहीं निकली। मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। बाहर निकलूँगी तो शायद मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। ठीक है नादिया, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारे अब्बा बुरा तो नहीं मानेंगे? नादिया मेरी बात सुनकर बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में हंसने लगी। नहीं मानेंगे डॉक्टर साहब, मेरे माँ बाप को मुझ पर पूरी तरह से भरोसा है और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आपने देखा होगा, मैंने अपनी माँ से पूछा और मेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा। यकीन मानिए मेरे अब्बा भी मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। नादिया उठकर खड़ी हो गई और वो धीरे धीरे कदमों से लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी। मुझे उसकी लड़खड़ाहट देखकर बड़ा अजीब लगा। मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, एक बार मुझे चेक करने दो। पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और मेरी तरफ पलट कर मुस्कुरा कर देखने लगी। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप चलिए ना, आप घबराइए मत।
और वैसे भी आप मेरे साथ ही हैं ना। मैं खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर निकल आए और वो मुझे अपने बस्ती दिखाने लगी। मैंने देखा बस्ती के कुछ घरों में लालटेन जल रही थी। शायद बिजली नहीं थी वहाँ पर रात के वक्त। मैं और नादिया अकेले ही थे। चांदनी रात थी, मगर मुझे कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। हैरत मुझे इस बात की थी, मुझे कोई जानवर तक भी नहीं दिखाई दे रहा था। रात के वक्त तो कुत्ते अक्सर दिखाई ही दे जाते हैं, चाहे कोई भी गांव हो या कोई शहर। सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस यही बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, मगर मैंने अपने ख्याल नादिया के सामने जाहिर नहीं किए। करीब 15 मिनट चलने के बाद नादिया एक घर की तरफ रुक गई। फिर उसने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? नादिया ने कहा, मैं हूँ खालाजान, नादिया। फिर अंदर से दोबारा आवाज़ आई, ठीक है बेटी, रुको मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक औरत ने खोला। मैंने देखा एक बूढ़ी महिला थी जो बहुत गरीब मालूम होती थी। अगर चांदनी रात नहीं होती तो मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखाई देता। तू आ गई बेटिया, अंदर आओ, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं और नादिया अंदर चले गए। मैंने देखा मकान बहुत पुराना था, साफ साफ लग रहा था। ये औरत बहुत ही गरीब थी। अंदर अंधेरा था, बस एक लालटेन जल रही थी और उसकी रोशनी भी बहुत कम थी। नादिया ने अंदर जाकर उस औरत से पूछा, अफरोज, सब कैसा है? खालाजान, क्या बताओ बिटिया, कुछ बोलता ही नहीं, बस खामोश लेटा रहता है। अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी बहुत दिनों से, तू आई नहीं। जा जा कर देख ले, अंदर लेटा हुआ है, हो सकता है तुझे देखकर खुश हो जाए। हम तो आवाज़ लगाते लगाते थक गए हैं, पर हमारी बात का जवाब ही नहीं देता। मैं उस बुढ़िया की ये बात सुनकर चौंक गया। आप फिक्र मत करो खाला, मैं अपने साथ डॉक्टर साहब को भी लेके आई हूँ। मैंने नादिया से पूछा, ये अफरोज कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? मेरी ये बात सुनकर नादिया की आंखों में आंसू आ गए। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, आप अंदर आइए। नादिया एक कमरे की तरफ चली गई और नादिया के पीछे पीछे थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक कमरे में एक और लालटेन जल रही थी और चारपाई पर एक नौजवान लेटा हुआ था जिसके ऊपर एक सफ़ेद चादर ढकी हुई थी। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नौजवान सो रहा है। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी, वो करीब नादिया की उम्र का ही होगा। फिर नादिया ने उस नौजवान को आवाज़ लगाना शुरू कर दी, अफरोज, अफरोज उठो, देखो मैं आई। मैंने देखा कि नादिया की बात पर उस नौजवान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा। मैंने नादिया की तरफ देखकर कहा, नादिया मेरी तरफ देखने लगी। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। अब मैं उस नौजवान के करीब पहुँच गया जो कि एक चारपाई पर लेटा हुआ था। मैंने उस नौजवान की हाथ की नब्ज पकड़ी तो मैं देखकर दंग रह गया और मुझे झटका सा लगा। उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। मैं नादिया की तरफ देखने लगा। नादिया, ये तो मर चुका है, इसकी नब्ज नहीं चल रही है। अचानक मेरी नज़र उस नौजवान के जिस्म पर पड़ी। मुझे ये देखकर मुझे एक और झटका लगा कि वो नौजवान जो चादर लपेट कर लेटा हुआ था, जो कि मर चुका था, उसकी चादर से के नीचे खून टपक रहे थे। शायद थोड़ा अंधेरा होने की वजह से मेरी निगाहें पहले नहीं गई थी। ये देखकर मुझे एक झटका सा लगा। मैंने उसके जिस्म से चादर हटा दी। जैसे ही मैंने चादर हटाई तो देखा उसके सीने पर एक सुराख था और उसी सुराख से खून बह रहा था। मैं नादिया की तरफ हक्का बक्का देखने लगा और फिर मैंने कहा, ये सब क्या है नादिया? क्या हुआ है इसको? नादिया नादिया बहुत ही शांत लहजे में बोली, इसको गोली लगी है डॉक्टर साहब, शायद अब वो मर चुका है, इसीलिए हमारी बात का जवाब नहीं देता। मैंने नादिया की तरफ देखकर कहा, ये मर चुका है, हमें पुलिस में इन्फॉर्म करनी चाहिए। किसने मारा है इसको, क्या तुम जानती हो?
इसको किसने मारा है? नादिया मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। पुलिस को हम लोग बाद में बुला लेंगे डॉक्टर साहब, बाहर जाकर मैं आपको सब बताती हूँ। फिर उसने उस बूढ़ी को आवाज़ लगाई, मैं जा रही हूँ खाला। फिर उस बूढ़ी ने नादिया से कहा, अरे अफरोज ने तुझसे कुछ कहा नहीं बिटिया? नहीं खाला, कल मैं फिर उससे मिलने आऊँगी, ठीक है बिटिया, कल ज़रूर आना। ये कहकर नादिया दरवाजे से बाहर निकल गई। फिर मुझे कहने लगी, आओ डॉक्टर साहब कहीं बैठते हैं। मैं असमंजस में पड़ा हुआ था कि अंदर एक नौजवान की लाश है और उसे गोली लगी हुई है, और नादिया ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे अब बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद हम लोग मैदान में थे। मैंने देखा उस मैदान में हल्की हल्की घास उगी हुई थी। मैंने देखा नादिया एक तरफ जाकर बैठ गई। वह खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मैं नादिया के पास बैठकर कहने लगा, ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस नौजवान को गोली लगी हुई है, वो नौजवान मर चुका है, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर उस नौजवान को किसने मारा? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। उस नौजवान को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने ही मारा है। नादिया की ये बात सुनकर मैं हैरत से नादिया की तरफ देखने लगा। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब, उस नौजवान को मेरे बाप ने ही मारा है। अब तुम वजह पूछोगे क्यों मारा है, तो मैं बताती हूँ। मेरा और अफरोज का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था डॉक्टर साहब। उस वक्त मेरे बाप एक मामूली मजदूर थे, वह मजदूरी किया करते थे, और अफरोज का बाप भी मजदूरी करता था। हम दोनों के घर में इतना आना जाना था कि हमारे घर वालों ने आपस में बचपन में ही हमारा रिश्ता तय कर दिया था। फिर जब हम जवान हुए तो मेरे बाप की किस्मत बदलने लगी और वो देखते ही देखते बहुत बड़ा आदमी बन गया। मगर जब उसके पास दौलत आई तो दौलत अपने साथ बहुत सारा घमंड भी लेकर आई। मेरे बाप दौलत के घमंड में चूर हो गए। अब उसे मेरे और अफरोज से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया। अब मेरी शादी अफरोज से नहीं करा सकते। मैं अफरोज को बचपन से ही चाहती थी। बचपन से ही मैं अपने दिल में उसकी तस्वीर लिए बैठी हुई थी। मेरे सपने चकनाचूर हो गए थे। नादिया बात करते करते रोने लगी। फिर वह एक ठंडी आह भर कर बोली, अगर मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से नफरत करती हूँ तो अपने बाप से करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर उसे ना समझने वाले अंदाज में देखने लगा, और हकीकत भी यही थी कि उस वक्त मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये आखिर चल क्या रहा है। फिर मैंने नादिया से पूछा, आगे क्या हुआ? मेरी बात सुनकर नादिया मेरी तरफ देखने लगी। फिर वो थोड़ी देर बाद बोली, आगे की बात सुनकर शायद तुम्हें थोड़ी हैरानी हो और तुम्हें अजीब से लगे, मगर यकीन मानो मेरा एक एक अल्फाज सच्चा है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा नादिया। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अपनी पूरी बात खत्म करो, फिर हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है। मैंने तुमसे कहा था ना डॉक्टर साहब कि पुलिस को बाद में बुलाना, कोई जल्दी नहीं है। नादिया की बातें अब मेरी समझ के बाहर होती जा रही थी। हम एक मैदान में बैठे हुए थे और हमें बैठे हुए काफ़ी वक्त हो गया था। मुझे ये सोच सोच कर टेंशन हो रही थी कि पता नहीं नादिया के माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, कि वो मुझे गलत ना समझ ले। मैं ये बातें सोच ही रहा था, तभी नादिया के अल्फाज फिर से मेरे कानों में पड़े। अब आगे की कहानी सुनो डॉक्टर साहब। मैं फिर नादिया की तरफ देखने लगा। मैंने अपने बाप के मना करने के बावजूद भी अफरोज से मिलना नहीं छोड़ा। मैं बराबर उससे मिलती रहती थी। जितनी ज़्यादा मोहब्बत मैं उससे करती थी, उससे ज़्यादा मोहब्बत अफरोज मुझसे करता था। मैं अफरोज को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे बचपन का मोहब्बत था। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी खाला ने मुझसे बहुत मना किया कि वो खाला
जिनसे तुम अभी अभी मिलकर आई हो। उन्होंने मुझे हर बार यही कहा कि अब तुम्हारे बाप बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, वो मेरे बेटे को कभी नहीं अपनाएगा। तुम अपने बाप की बात मान लो और जहाँ वो चाहता है वहाँ शादी कर लो। मगर मैंने खाला की भी नहीं सुनी। मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपने बाप से बगावत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। एक दिन मैं अफरोज से मिलने के लिए उसके घर पर गई। तब भी अचानक वहाँ पर मेरा बाप अपने कुछ आदमियों के साथ आ गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा बाप मुझ पर निगाहें रखे हुआ था और वो इसी मौका के तलाश में था कि वो मुझे और अफरोज को रंगे हाथ पकड़े। मैंने अपने बाप से बहुत मिन्नतें की कि मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। मैं इसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मेरा निकाह इससे करा दो आप। उसके बाद जो कहोगे मैं करूँगी। लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों पर जैसे खून सवार था और दौलत का गुरूर और घमंड उसमें पूरी तरह भर चुका था। उसने देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने मेरे अफरोज को गोली मार दी और मुझे घसीटता हुआ वहाँ से ले आया। और मैं रोती चिल्लाती रही, तड़पती रही, मगर मेरे बाप ने एक नहीं सुनी। मेरी खाला की चीखों की आवाज़ मेरे कानों में लगातार आ रही थी, मगर मेरे बाप का दिल नहीं पसीजा। मैं जानती थी कि अफरोज अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। फिर भी मैं अपनी खाला के पास रोज जाती हूँ। वो यही समझती है आज भी उनका बेटा जिंदा है। मुझे नादिया की ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी भी आदमी का मरने के बाद उसका बदन सही सलामत नहीं रहता। मुझे उस वक्त नादिया की दिमागी हालत ठीक नहीं लगी। फिर मैंने देखा बात करने में अब नादिया की जुबान भी लड़खड़ा रही थी और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। मैंने नादिया से पूछा, नादिया क्या हुआ? तुम तो ठीक हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे प्रेमी को गोली मार दी, तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? फिर तब मेरी पूरी बात तो सुनो डॉक्टर साहब। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने भी जहर खा लिया। ये कहकर नादिया बुरी तरह से खांसने लगी। मैं हक्का बक्का नादिया की तरफ देखने लगा। मेरी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने देखा नादिया का जिस्म और चेहरा पूरी तरह नीला पड़ने लगा था। उसकी सांसें नहीं आ रही थी। इतने कड़ाके की सर्दी, मेरे माथे पर पसीना बहने लगा और मेरा पूरा बदन पसीने से सराबोर हो गया। मैं सोच रहा था कि अगर नादिया को ये यहाँ पर कुछ हो गया तो इसके घर वाले मुझ पे ही इल्ज़ाम देंगे। मेरे ऊपर से आशिकी का भूत उतर चुका था। कुछ देर पहले जो मुझे नादिया में हमदर्दी हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मेरे देखते ही देखते नादिया ज़मीन पर गिर गई। मैंने नादिया को उठाया, मगर उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी और उसकी नब्ज धीमी पड़ती जा रही थी। मैंने नादिया को पुकारना शुरू कर दिया, नादिया क्या हुआ तुम्हें? तुमने जहर कब खाया? बस इस उसके इतने अल्फाज मेरे कानों में पड़े, आपके आने से थोड़ी देर पहले मैंने जहर खाया है डॉक्टर साहब। और ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसकी नब्ज चेक की, अब वो नहीं चल रही थी। नादिया ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। वो मर चुकी थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मेरे दिल में एक बार फिर ख्याल आया कि भागकर अपने क्लिनिक चला जाऊँ और इस बवाल से छुटकारा पाऊँ। फिर दूसरे ही पल मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अगर ऐसा हुआ तो नादिया के माँ बाप मुझे ही इसका हत्यारा समझेंगे। मैं बहुत कसमकस में पड़ गया और मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैं नादिया को वहीं छोड़कर नादिया के घर की तरफ बुरी तरह बदहवासी की हालत में भागने लगा। थोड़ी देर बाद मैं नादिया की हवेली के पास पहुंच गया और मैंने बुरी तरह कुंडी बजाना शुरू कर दी। दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, मेरी बात सुनिए। करीब 5 मिनट तक चीखते चीखते मेरी हालत ख़राब होने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नादिया के बाप ने खोला और वो मेरे सामने खड़ा था और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। नादिया के बाप ने मुझसे पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, तुम इतने घबराए हुए क्यों? मैं नादिया के बाप को बदहवासी की हालत में देखने लगा।
मेरी जुबान काम नहीं कर रही थी और दिमागी तवज्जुन भी काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसे बताऊं कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। ये लोग तो यही समझेंगे मैंने ही उसे मारा है। बहरहाल जो भी सच्चाई थी मुझे बतानी ही थी। मैंने नादिया के बाप को हफ्ते हफ्ते सारी बात बता दी। मैंने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी लाश वहाँ उस मैदान में पड़ी है। मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मेरे ऐसे कहने के बाद और ये सब सुनने के बाद उसके बाप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उल्टा मुझसे कहने लगा, कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? मैं आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे बाहर काम था। आप कहाँ गए थे? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने बदहवासी के हालत में नादिया के बाप से कहा, कैसे आदमी हो आप? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया। मेरी बात सुनकर नादिया का बाप मुस्कुराने लगा। अचानक नादिया के बाप ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के अंदर की तरफ खींचने लगा। आओ डॉक्टर साहब, अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं उसके साथ बदहवासी के हालत में उसके घर के अंदर चला गया। फिर वो मुझे एक कमरे की तरफ ले गया। जैसे ही मैं कमरे के अंदर की तरफ घुसा, मुझे ये देखकर और एक बहुत बड़ा झटका लगा। मेरे आंखों के सामने यकीन न करने वाला मंजर था। नादिया बिस्तर पर लेटी हुई मुस्कुराकर मुझे देख रही थी और मैं पागलों की तरह नादिया की तरफ देख रहा था। मैं पागलों की तरह नादिया की तरफ देख रहा था। कुछ देर पहले इस लड़की ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और मैं बहुत फुर्ती से भागकर यहाँ पर आया था। इतनी फुर्ती से कि शायद मैं कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज ना भागा था। और नादिया ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ा था। मगर ये क्या, नादिया तो मेरे आंखों के सामने लेटी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उसने वहाँ पर मुझसे नाटक भी करा होता, तब भी वो मुझसे पहले यहाँ नहीं आ सकती थी। मगर मैं एक डॉक्टर था। नादिया ने मेरी बाहों में दम तोड़ा था। वो मर चुकी थी। उसकी नब्ज मैंने खुद देखी थी। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। नादिया के बाप मेरी हालत को बहुत गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद नादिया के बाप ने मेरे सामने नादिया से पूछा, इस डॉक्टर की हालत ये बता रही है कि तुमने इसे कुछ न कुछ बताया है। बताओ मुझे, तुमने इससे क्या बताया है? मेरे कानों में नादिया के अल्फाज गूंजे। मैंने इसे वो सब बता दिया बाबा जो आपने मेरे साथ किया था। नादिया का बाप नादिया को गौर से देखने लगा। तुमने बहुत जल्दी कर दी नादिया बताने में। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरे आने का इंतज़ार करना चाहिए था। फिर एक बार नादिया के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, जो कि बहुत ही नफरत भरे। मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करती बाबा। तुम अच्छी तरह से जानते हो। नादिया का बाप एक बार फिर नादिया को गौर से देखने लगा और मैं पागलों की तरह उन सब को देख रहा था। अब वहाँ पर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे अब अंदर से एक एहसास हो रहा था कि मैं कहीं गलत जगह आकर फंस गया हूँ। कौन है ये लोग? ये इंसान तो किसी कीमत पे नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद मेरे सामने नादिया के माँ कमरे में आई और मुझे कहने लगी, डॉक्टर साहब आपने चाय पी ली क्या? मैं फिर पागलों की तरह नादिया की माँ को देखने लगा। फिर नादिया के बाप ने मेरे सामने नादिया के माँ से कहा, अब ये चाय पीकर क्या करेंगे? नादिया ने इन्हें सब कुछ बता दिया है जो उसके साथ हुआ था। फिर नादिया की बाप मेरी तरफ मुखातिब हुआ, मगर इस बार उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था। अब वो मुझे कोई मजदूर नहीं बल्कि एक जालिम नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद खामोश रहने के बाद वो मुझसे बोला, मेरी बेटी ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात मैं बताता हूँ। ये बात आज से 50 साल पुरानी है डॉक्टर साहब। मेरी बेटी ने तुम्हें बताया कि मैंने उसके प्रेमी को गोली मार दी थी। ये सच है। गोली मारने के बाद मैं अपने बेटी को घसीटते हुए अपनी हवेली पर ले आया और इसे इस कमरे में बंद कर दिया। मेरे खिलाफ पुलिस
कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा रसूखदार आदमी हुआ करता था। पुलिस, वकील और जज सब मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। मैं अपने ज़माने का दौलतमंद आदमी था। अफरोज को मारने के बाद उसकी माँ मेरी इसी हवेली के चौखट के सामने बहुत दिन तक अपना सर रख कर रोती रही, अपने बेटे को याद करते करते और मुझे बद्दुआ देते देते। वो इसी जगह पर मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर गई। फिर मैंने उसकी माँ की लाश को कचरे में फेंकवा दिया क्योंकि मुझे गरीब लोग से नफरत होने लगी थी। फिर मैंने अपनी बेटी की शादी अपने ही तरह एक बड़े रईस आदमी से तय कर दी, मगर मैं इस बात को नहीं जानता था मेरी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा था। अपनी बेटी की शादी इस तरह से कराना चाहता था कि उसकी शादी यादगार बन जाए, मगर मेरी बेटी ने अपनी शादी के लिए एक दिन पहले वाली रात को मेरे खाने में और अपनी माँ के खाने में जहर मिला दिया और खुद भी जहर खा लिया और हम लोग ने तड़प तड़प कर इसी हवेली में अपनी जान दे दी और मेरी बेटी ने भी। थोड़ी देर बाद इस बस्ती में एक जलजला आया जिसने सारी बस्ती वालों को मौत के आगोश में ले लिया। अफरोज की माँ की बद्दुआ हम सब लोगों को निगल गई। उसका सांप पूरी बस्ती पर लगकर पूरा हुआ। जितने भी बस्ती वाले थे सब मर गए। शायद यह अफरोज की माँ की बद्दुआ का असर ही था कि हम में से कोई भी नहीं बचा। मैं नादिया के बाप की बातों को पागलों की तरह सुन रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तभी मैंने देखा कि नादिया के बाप का चेहरा मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते कंकाल के रूप में बदलने लगा और नादिया की माँ का चेहरा बहुत ही खतरनाक हो गया और खुद नादिया का चेहरा भी ऐसा ही हो गया कि अगर कोई कमज़ोर दिल वाला उसे उस वक्त देखता तो उसकी उसी वक्त रूह निकल जाती। फिर नादिया के बाप ने उसी खतरनाक शक्ल में मुझसे कहा, तुम जिस जगह पर खड़े हो डॉक्टर साहब, दरअसल यह जगह एक श्रापित बस्ती है और इस जगह पर नामो निशान आज से 50 साल पहले ही मिट चुका था। दरअसल ये पूरी जगह एक कब्रिस्तान है। जैसा ही उसने ये अल्फाज बोले, मेरे आंखों के सामने देखते ही देखते मैं जिस हवेली में खड़ा था, अब वो वहाँ पर कोई हवेली नहीं बल्कि सब तरफ मैदान ही मैदान और जंगल ही जंगल था। मैं हक्का बक्का पागलों की तरह नादिया के बाप की तरफ देखने लगा और वो शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तब से मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ कि कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आता है उसे अपने बेटी का इलाज के लिए ले आता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी वजह से अपनी जान दी थी। जिस वक्त उसने जहर खाया था उस वक्त मैं उसे बचा नहीं पाया था, और बचाता भी कैसे, उसने बचाने का मौका ही नहीं दिया। सोचता हूँ कि अब उसे बचा लूँगा, ये जानते हुए भी कि वक्त अब फिसल चुका है। मैं किसी भी डॉक्टर को लाता हूँ, मगर मेरे बात करने से पहले ही मेरी बेटी हमेशा उसे अपनी अतीत के बारे में बताकर उसे इस शराब में शामिल कर देती, यानी मार देती। और इस बस्ती का यही नियम है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो वो हमारे साथ ही शामिल हो जाता है। न जाने कितने डॉक्टर यहाँ पर तुम्हारी ही तरह इधर उधर भटक रहे हैं, पर तुम मुझे अच्छे आदमी लगते हो डॉक्टर साहब। मैंने सोचा था कि तुम्हें नहीं मारने दूंगा, मगर अफसोस कि मेरी बेटी ने तुम्हें अपनी सच्चाई बताने में हमेशा की तरह जल्दीबाजी की। मगर इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं। जब मेरी बेटी ने तुमसे कहा कि वो तुमसे कुछ बताना चाहती है, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है, तो तुम्हें उस वक्त इनकार कर देना चाहिए था डॉक्टर साहब। तुम्हें उस वक्त अपनी शराफत दिखानी चाहिए थी, यानी तुम ऊपर से देखने में कुछ और अंदर से कुछ और हो, कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। तुम भी जालिम हो डॉक्टर साहब। इससे पहले जितने भी डॉक्टर यहाँ पर आए वो सब मेरी बेटी को देखकर फिदा हो गए और बेमौत मारे गए और यहाँ भटक रहे हैं, मगर मैंने तुम्हें सिर्फ
समझा था, लेकिन तुम्हारे शराफत उसी पल खत्म हो गई थी जब तुम मेरी बेटी के साथ इतनी रात में अकेले बाहर चले गए थे। मेरी बेटी और मैं और ये बस्ती वाले 50 साल पहले ही मर चुके हैं, और ये कब्रिस्तान तो तुम्हें अपने आंखों में अब दिख ही रहा होगा। ये सब एक माया जाल था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ डॉक्टर साहब। फिर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते नादिया के बाप के हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगे और नादिया पागलों दीवानों की तरह हंस रही थी। उसका चेहरा इतना खतरनाक हो गया था, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे आसपास अब अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कि ना जाने कितने लोग मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने घबरा कर नादिया के बाप की तरफ देखा। वो हंसकर पागलों की तरह कहने लगा, ये बस्ती वाले हैं जो तुम्हारी खातिर करने आ रहे हैं। अब तुम भी कुछ देर बाद हम लोग में शामिल हो जाओगे। ये कहकर उसने अपने हाथ से मेरा गला पकड़ने की जैसे ही कोशिश की, तभी वह बिजली की रफ्तार से पीछे की ओर खींचता हुआ हट गया और वो मुझे हैरत से देखने लगा। मेरी उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। उसने फिर दोबारा बढ़ने की कोशिश की। इस बार नादिया की माँ भी मेरी तरफ मुझे पकड़ने के लिए यानी मुझे मारने के लिए मेरी तरफ झपटी, लेकिन वो भी बिजली की रफ्तार से पीछे की तरफ खींचते हुए पलट गई। मेरी नज़र जैसी अपने गले के नीचे पड़ी तो वहाँ पर उन बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज लटका हुआ था। मैं समझ गया कि शायद ये ताबीज का असर था कि ये लोग मेरे पास नहीं आ पा रहे। तभी मेरे दिमाग में उन बुजुर्ग की बात गूंजी कि अगर किसी भी मुसीबत का शिकार हो जाओ तो दौड़ते हुए मेरे पास आना, अपने घर मत चले जाना। उनकी ये बात याद आते ही मैंने भागना शुरू कर दिया। मैंने पीछे बिना मुड़े बस पागलों की तरफ भागता जा रहा था, और उन बस्ती वालों के चीखने की आवाज़ें और नादिया के बाप की आवाज़ें और नादिया की आवाज़ें मेरे कानों में लगातार आ रही थी, मगर मैंने भागना बंद नहीं करा। मैं जितनी मेरे अंदर ताकत थी मैं उतनी रफ्तार से भाग रहा था। करीबन आधे घंटे भागने के बाद मेरे कदम इंस्पेक्टर खान के तरफ के घर की तरफ आकर रुके। मैं पागलों की तरह इंस्पेक्टर खान का दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर खान ने दरवाज़ा खोला और मैं बड़ी फुर्ती से अंदर आ गया। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था, मुझे बैठा भी नहीं जा रहा था, मैं लेट गया। इंस्पेक्टर खान मुझसे ये कह रहे थे, डॉक्टर साहब क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ तो बताइए क्या हुआ। तभी मैंने देखा जो उनके घर में बुजुर्ग ठहरे हुए थे वो मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा मेरी थकान 1 सेकंड में दूर हो गई। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर खान की तरफ कुछ इशारे किए। इंस्पेक्टर खान ने एक गिलास पानी लेकर उन बुजुर्ग के पास आ गए। उन बुजुर्ग ने मेरी आंखों के सामने उस पानी में कुछ पढ़ा और मुझसे कहा कि लो नौजवान, पी लो, इसे तुम्हें इससे आराम मिलेगा। पानी पीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। करीब 1 घंटे बाद अब मैं बात करने की कैफियत में था। फिर मैं उन बुजुर्ग की तरफ बेबसी से देखने लगा। मैंने देखा वो बुजुर्ग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वो थोड़ी देर बाद मुझसे बोले, तुम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो नौजवान जो उस बस्ती से वापस आ गए। दरअसल जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी एहसास हो गया था तुम पर कुछ बदरूहों का साया है। अगर मैं तुमसे उस वक्त कुछ बताता तो शायद तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करते, क्योंकि तुम आज के ज़माने के लोग हो। किसी की भी बात पर यकीन तब तक नहीं करते जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेते। इसीलिए मैंने तुम्हें ये ताबीज़ दिया था। मुझे पता था कुछ न कुछ तुम्हारे साथ ऐसा ज़रूर होगा। अगर ये ताबीज़ मैंने तुम्हें नहीं दिया होता तो यकीनन तुम आज मर चुके होते और तुम्हारे रूह भी उन्हीं बदरूहों के साथ भटक रही होती। फिर मैंने उन बुजुर्ग से अपने सपने के बारे में बताई। जो सपना तुम्हें दिखाई दिया था दरअसल तुम्हें ऊपर वाले के तरफ से एक इशारा था, मगर तुम शायद इस बात को समझ नहीं पाए। ये तुम्हारी एक नई जिंदगी है नौजवान।
अब बातों की ज़्यादा गहराई में मत जाओ और मेरी एक सलाह मानो। मैं उन बुजुर्ग की तरफ देखने लगा। जितनी जल्दी हो सके हिंदुस्तान छोड़ दो और यहाँ पर कभी मत आना। तुम पर बदरूहों का साया पड़ चुका है। आज मैं यहाँ पर हूँ, मगर मैं कितने साल रहूँगा, कभी न कभी मैं भी चला जाऊँगा। श्रापित बदरूहों का साया जिस शख्स पर पड़ जाता है वो उनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। तुम सब कुछ भूल कर नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हें इस मुल्क को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। मैं उनसे कहा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जाओ नौजवान, तुम्हारी नई नई उम्र है, अच्छे खासे खाते कमाते पीते घर के हो। जिंदगी से बढ़कर और क्या चाहिए? बस यहाँ पर कभी पलट कर मत आना। याद रखना, जिस दिन तुम पलट कर यहाँ पर आओगे ये बदरूहे तुम्हारा फिर से पीछा करेंगी और तुम्हें चाहते न चाहते इसी शापित बस्ती में आना होगा। जब तक तुम यहाँ से नहीं चले जाते तब तक ये ताबीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा। मगर याद रखना नौजवान, ये ताबीज़ तुम्हें कुछ महीने तक ही बचा सकता है। इसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से चले जाओ और यहाँ पलट कर कभी मत आना, क्योंकि तुमने शापित बस्ती को अपनी आंखों से देख लिया है, जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मगर हजरत, अगर मैं दूसरे मुल्क में चला जाऊंगा तो क्या ये बदरूहें मेरा पीछा नहीं करेंगी? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे। नहीं नौजवान, हर किसी चीज़ की एक हद होती है और मैं इन बदरूहों को जानता हूँ। इनकी भी एक हद है। बस तुम समझ लो कि इनकी भी एक सीमा होती है और इनकी सीमा इस मुल्क के बाहर नहीं है। मगर इस मुल्क में तुम जहाँ भी रहोगे ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ज़्यादा गहराई में मत जाओ, मेरी बात को समझो और चले जाओ। दरअसल इस इलाके में इससे पहले भी डॉक्टर के गायब होने की कई घटना आ चुकी है। इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम मुझे अच्छे आदमी लगे थे और तुम्हारे ऊपर बदरूहों का साया साफ साफ झलक रहा था। मगर ये हर कोई नहीं देख सकता। इसको देखने का इल्म बहुत ही कम लोगों के पास होता है और ऊपर वाले ने ये इल्म मुझे अता किया है। इन बदरूहों की ताकत इस मुल्क के बाहर नहीं है। अगर ये सिर्फ बदरूहें होती तो मैं तुम्हारा रूहानी इलाज कर सकता था, मगर ये श्रापित बदरूहें हैं। इसीलिए तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें इस मुल्क को छोड़कर जाना होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं नौजवान। मुझे यकीन है कि इस मुल्क के बाहर जाने के बाद तुम बहुत तरक्की करोगे, मगर भूल से भी कभी अपनी ज़िंदगी में यहाँ की तरफ लौट कर मत आना। मैं समझता हूँ और समझ सकता हूँ कि आदमी की जगह पैदाइश जहाँ की होती है उस जगह को छोड़ना उसके लिए कितना दुखदाई होता है। मगर नौजवान, कभी कभी हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। बुजुर्ग की बातें करते करते कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी कुछ पट कर दम कर दिया था और मुझे ये कहा था कि इस ताबीज़ को हमेशा अपने गले में पहने रखना। मगर जहाँ जब तुम इस मुल्क को छोड़ दोगे तब तुम्हें इस ताबीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन बुजुर्ग की बहुत सारी दुआएं ली और फिर मैंने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी उन बुजुर्ग की बातें मेरे कानों में गूंजती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पलट कर यहाँ मत आना। मेरे दोस्तों, फिर मैं कभी अपने वतन वापस नहीं गया, मगर मेरे दिल में हमेशा एक ही मलाल रहता है। काश मैंने नादिया को देखकर उस पर फिदा न हुआ होता और उस पर आकर्षित न हुआ होता। काश मैं नादिया के बाप के साथ उसकी बस्ती में ना गया होता। शायद मुझे अपना मुल्क कभी छोड़ना न पड़ता। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर ज़रूर बताएं।